वेलकम बैक। आज हम हिंदू एडिटोरियल का अगला अपना सेशन लाए हैं। 18 जून है आज 2020। कोविड-19 का टाइम है, सब लोग घर पे हैं, तो एजुकेशन वाले ऑलमोस्ट सब घर पे हैं। तो वेलकम टू आवर रेस्टिंग पीरियड ऑफ आवर लाइफ। इसमें आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, आप जितनी चाहें उतनी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं है। आज आप घर पे हैं, आप अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करिए। बिफोर वी बिगिन, प्राप्ति आईएएस का एक ऑफ़र आपके लिए आया हुआ है कि अगर आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन या अदर एग्ज़ाम पीसीएस की प्रिपरेशन से डरते हैं, तो अब टाइम आ गया कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्टेप इन करें। और हमारा कोर्स है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम 2021 के लिए जनरल स्टडीज़ का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, हाइब्रिड जिसे ऑनलाइन कोर्स बोलते हैं, वो हमने लॉन्च कर रखा है। एडमिशन ओपन है, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जब ऑफलाइन हम हो जाएंगे तो आप लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन इसी कोर्स को ले सकते हैं, सेम पेमेंट पे, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो prapti@gmail.com एंड pixis087@gmail.com किसी पर भी आप मेल कर दें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी जितनी जल्दी हो पाएगा और आपको सारी डिटेल दे देगी। कोशिश करिए, ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑफलाइन कोर्सेज हमेशा अच्छे रहे ऑनलाइन के कंपैरिजन, क्योंकि वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कई डिबेट्स भी हिंदू में हम लोग ले चुके हैं इस मामले में। बट सजेशन सिंपल है कि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपका बेनिफिट होगा। तो बिना देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिए, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन फर्दर चाहिए तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें। बेस्ट फैकल्टीज़ आपको पढ़ाती हैं, सिलेक्शन की श्योरिटी के भी कई सारे कोर्सेज हैं, तो एक बार आप बात करें आपको टीम हमारी सारी डिटेल दे देगी। हिंदी एडिटोरियल का एनालिसिस है बेटा, डेली करंट अफेयर्स चलती है। 18 जून है आज। ये लेक्चर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा। आपके लिए लेक्चर है, आप इसे आराम से देखें, एंजॉय करें। आज के न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज सबसे स्पेशल जो न्यूज़ है वो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में है। फास्ट फॉरवर्ड में भी देखेंगे, रीसेंट ट्रैक भी देखेंगे, प्रीवियस भी देखेंगे। देखिए, आज दो एडिटोरियल आपके सामने हैं, अगल बगल के पेपर में बिल्कुल अगल बगल दिए हैं। जैसे आप एडिटोरियल सेक्शन खोलेंगे उसमें पहला ये दिया है, ये क्या है, जो अभी हुआ है गलवान वैली में जो अभी चीज़ हुई है उस पर रिलेटेड है कि कैसे आर्मी मैन हमारे मारे गए, 20 हमारे और 40 प्लस उनकी साइड के मारे गए। बट इनकी कोई ऑफिशियल डिटेल हमारे पास नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, विदाउट एनी फायरिंग मारे गए, मतलब किसी ने कोई बैटल में फायर नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसके बाद भी लोग मार दे गए, तो थोड़ा शॉकिंग है। यहाँ पर नॉर्मल झड़प हुई, इस झड़प में लोग एक दूसरे से लड़ गए, और लड़े क्या, वो अपने एरिया के लिए लड़े। उसके बाद फिर एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारी कंट्री के और उनकी कंट्री के एक्सटर्नल मिनिस्टर बात करते हैं, तो वो उल्टा कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में घुसे थे और आपको इन्हें ज़्यादा पनिश करना चाहिए, इन्होंने गलत किया, हमारी टेरिटरी में ना घुसें। इसी के बाद हमारे पीएम ने कहा है कि अब हम इसका बदला लेंगे और अब एक भी इंच इन्हें देंगे नहीं, अब ये गलतफहमी में ना रहें। तो कहीं ना कहीं है। दूसरा, अब कुछ हम रूल्स अपने बदलने जा रहे हैं। जो हमारा नो फायरिंग है एलएसी पे, उसको अमेंड करने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी हमारा एक सीडीएस है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का पोस्ट हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, तो आज हम आर्मी को बेटर पोजीशन में ला सकते हैं। और ये इश्यूज़ क्यों हुए उसको हम इस वाले एडिटोरियल में भी इन डिटेल देख लेंगे कि आखिर क्या हिस्ट्री से चलता आ रहा है और आज की डेट में क्या इश्यूज़ हैं। आज डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको एक मेंस का क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में दिया है, जो आपको लिखना है। लिख के आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल करेंगे तो मैं उसे चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। तो कोशिश करिए, लिखिए, लिख के आप मुझे उसकी स्कैन कॉपी या फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, मैं उसे एडिट करके आपको चेक करके वापस भेज दूंगा। देखिए, रिलेशन हमारे बहुत अच्छे शुरुआत से नहीं है, बट इसकी हिस्ट्री क्या है इसको हमें देखना ज़रूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। अगर आप बात करेंगे तो चाइना जो है, चाइना ने जब से तिब्बत को लिया है उससे पहले की उनकी एक मायो साहब की एक थ्योरी चलती थी इनके यहाँ, वो थी 5 फिंगर थ्योरी या पाम एंड फिंगर थ्योरी। इसके थ्रू वो क्या चाहते थे, जो हिमालयन रीजन से कहते हैं कि वो सारे चाइना से जुड़े हुए हैं और उन्हें वो सारी चीज़ें चाहिए। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है, पेंगोंग तोसो रिवर है, उसके पास भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमारी कंट्री का चल रहा है। अब ये पाम एंड फिंगर थ्योरी में बेटा वो क्या कहते हैं, तिब्बत उन्होंने ले लिया, वो उनका पाम है चाइना का, और उसके बाद लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं, इनको लेने की वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ये सारे हमारे पार्ट हैं और ये हमारे साथ रहने चाहिए। तो इनसे वो रिलेशन भी अच्छा करना चाहते हैं। तो देखिए, लद्दाख भी इनके साथ जुड़ा है, सिक्किम जो इंदिरा गांधी ने कैप्चर कर लिया था, स्पेशल स्टेटस से हमारा स्टेट बन गया था, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है। तो देखिए, 3 चीज़ें तो हमारी ही कंट्री की हैं जो लेना चाहते हैं। भूटान से भी हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, तो ये भी नहीं ले पाएंगे। अब बचा नेपाल, नेपाल से ये थोड़े इंक्लाइन हो रहा है नेपाल इनकी तरफ, तो इनको फ़ायदा मिल रहा है। अब क्या हुआ, 60 साल पहले जब बात करेंगे तो कोई एलआईसी ऐसी बनाई गई थी जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कुछ नहीं रखती थी। आज़ादी से पहले की बात करें तो बहुत बड़ा इशू ये था भी नहीं कभी।
बट अब प्रॉब्लम थी 50s में, जब ये पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ तो कहा गया था कि हम पीसफुली अपने ये सारे डिसीजंस लेंगे, कोई बैटल नहीं करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई भी हुआ था, काफ़ी स्लोगन चले थे। इसके बाद बेटा जब चाइना की वॉर स्टार्ट हुई 1962, तो उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आ गई। पहली आई कि 1959 में दलाई लामा हमारी कंट्री में आ गया। अब जब दलाई लामा हमारी कंट्री में आए तो तिब्बत को जब वो कैप्चर कर रहे थे तो जाहिर सी बात है वहाँ से भागा जो भी रिफ्यूज़ी हमारे यहाँ आएगा वो एंटी चाइना अप्रोच लेके आ रहा है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से इंडिया के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इसके बाद फाइव फिंगर थ्योरी के थ्रू इन्होंने कहा कि भैया अब तो दिक्कतें हैं, अब बैटल हमें करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती रही। अब इन सारे इश्यूज़ के साथ प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम के नेहरू जी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मिस कैलकुलेशन कर ली थी मिलिट्री नीड्स की अपनी। तो 62 की वॉर में हम बहुत बुरी तरह हारे। हारे क्या, चाइना ने हमारे साथ खेला और हम चले गए। तो ये जो माउस की फाइव फिंगर थ्योरीज़ है, ये कोर्स ऑफ टाइम जो आज की डेट में उसे बदल दिया गया। अब इंडिया ये कहती है कि जो फाइव फिंगर है क्लोजली हमसे ज़्यादा अलाइड है, आपसे नहीं। इसके बाद बॉर्डर मैनेज करने की बात करेंगे तो 50 से ही गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IFAS। और ये अरुणाचल प्रदेश जैसे एरिया को देख रही थी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसीज जितनी थी उनको देख रही थी। ये जो थी इसको फॉरेन सेक्रेटरी और चेयर करते थे सिलेक्शन बोर्ड को, और ये ओवरलैपिंग पोस्ट था इंडियन फॉरेन सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विसेज का। तो ये क्या करता था, जो रिमोट एरियाज थे उनका डेवलपमेंट का पूरा काम करता था। एक स्पेशल डेस्क क्रिएट की गई थी जो इनको काम करने देती थी, और लद्दाख वगैरह सबके एरिया में डेवलपमेंट करने की कोशिश करते थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें कर रही थी। चाइना ने कुछ डिकेड्स में अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन बॉर्डर्स के आसपास तैयार कर लिए, और इंडिया जब अपना करती है तो उसे प्रॉब्लम होती है। अब ये IFAS तब तक काम करती रही जब तक इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैप्चर नहीं कर लिया। अब ये कैप्चर कर लिया, फिर भी देखिए 2019 में दोबारा इसकी बात चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने कहा था कि ऐसा पोस्ट दोबारा बनना चाहिए क्योंकि ये बेहतर काम कर रहा था। अब इशू क्या आ रहा है कि भाई हमने ऑलरेडी आर्मी हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये दोनों काम करते हैं आज की डेट में, वो अपना काम कर रहे हैं। अब ट्रीटीज़ की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के साथ प्रॉब्लम ये रही है बेटा कि चाइना के साथ तो हमारी नहीं बढ़ती, हम मानते हैं, बट नेपाल और भूटान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे। 50 और 51 में ट्रीटी साइन हुई थी। भूटान के साथ ट्रीटी जो है फ्रेंडशिप की वो बहुत अच्छी चल रही है, बट जो नेपाल के साथ है उसमें प्रॉब्लम है। नेपाल के साथ ट्रीटी में बेटा देखिए इनिशियली हमने बहुत ह्यूमिलेशन किया। ट्रीटी जब साइन होती है तो क्या होता है कि हेड ऑफ़ द स्टेट जाते हैं। हमारी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को छोड़ो, हमने एक IAS ऑफिसर को नेपाल के हेड के साथ ट्रीटी साइन करने को भेज दिया था। तो हम शुरुआत से ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो इस पर कई बार क्वेश्चन चाइना भी उठाता है, कहता है ये इंडिया आपका बहुत इज्जत नहीं करता, आपको एकदम अजीब नज़रों से देखता है ये वो। बल्कि भूटान के साथ हमारा रिलेशन आज भी अच्छा, और नेपाल के साथ भी हम बुरे नहीं हैं। हमने अपने बॉर्डर खोल रखे हैं, जॉब्स देते हैं, एजुकेशन के लिए वेलकम करते हैं, सब कुछ करते हैं। बड़ा थोड़ा इंक्लाइनेशन उनका उसकी तरफ है। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर को इंक्लूड किया, लद्दाख को इंक्लूड किया 47 में, और अरुणाचल प्रदेश को 1951 में, और उसके बाद हमने ट्रीटी सिक्किम से भी एक साइन की थी, है ना, जिसे प्रोटेक्टोरेट बोलते थे। और 75 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सिक्किम को कैप्चर करके 22nd स्टेट बना दिया था। इस ट्रीटी के बाद भी बहुत यूनिक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की हमने नेपाल और भूटान के साथ। उनको ये विन विन सिचुएशन थी दोनों साइड की, और उनके एहसास दिलाए कि हम आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, हमारे साथ चीज़ें सब अच्छी चल रही थी। अब देखिए भूटान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो 2017 में जो डोकलाम वाला स्टैंड ऑफ था उसमें इंडिया फर्मली खड़ी रही इतनी टेंशन के बाद भी भूटान के साथ, ताकि यहाँ पर कोई रोड ना बन पाए। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ चलती रहीं। अब 49 में परचुअल एंड पीस फ्रेंडशिप ट्रीटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने साइन की, उसका फ़ायदा उन्हें मिलता जाता है हमेशा, रेगे स्टैंड ऑफ जो हुआ उसमें। बट अब जो काठमांडू के साथ है उस ट्रीटी को कई बार रिवाइज कराने के लिए गवर्नमेंट बोल चुकी है, सब कुछ हो रहा है, बट अब वो चीज़ें हो नहीं पा रही। कई एमिनेंट ग्रुप कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, नई ट्रीटी साइन होनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। बट आज की डेट में उनका इंक्लाइनेशन उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है, चाइना की तरफ। तो आज थोड़ा बहुत तो इश्यूज़ है, और एंटी इंडियन गवर्नमेंट अगर वहाँ काम करती है और वहाँ के अप्रोच अलग होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि चाइना के जो हैं रिलेशंस वो नेबरहुड से अच्छे होते जा रहे हैं, डिप्लोमेसी ज़रूरी है। अब तिब्बत है जो, वो जब इन्होंने लिया तो इन्होंने खुद कहा कि भैया ये बहुत क्लोज है, न्यू दिल्ली ने दलाई लामा को शेल्टर दे दिया, यहाँ सब चीज़ें चेंज हो गई। अब प्रॉब्लम है कि इन्हें सिर्फ शेल्टर नहीं दिया, इसके साथ और सारे रिफ्यूजीज जो तिब्बतियन आए उन्हें भी हमने शेल्टर दे दिया। डिकेड से हमारे यहाँ रह रहे हैं। अब दलाई लामा के लिए तो लॉयल्टी पूरे वर्ल्ड के तिब्बतियंस की है, बट आज की डेट में जब दलाई लामा मरेंगे उसके बाद क्या होगा? जो अगले थे द कर्म मापा लामा जो यहाँ पर इंडिया में आए थे,
है ना, 2000 में उनको ग्रूम किया गया अगले सक्सेसर की तरह। बट अब उन्होंने क्या क्या, उन्होंने इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। तो आने वाले टाइम में क्या इतनी लॉयल्टी रहेगी कि तिब्बतियंस दलाई लामा के बाद इंडिया के फेवर में रहे हैं, उनका साथ दे नहीं देंगे? ये भी एक इशू आता है। उसके बाद जब JNK बेटा हमने कैप्चर किया, और यहाँ पर JNK को कैप्चर करने के बाद अगस्त में जब हमारे होम मिनिस्टर ने कुछ चीज़ें चेंज की, तो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट जो दिए वो किसी को नहीं समझ में आया। जैसे उन्होंने कहा कि हम POK और अस्कई चीन दोनों को लेके रहेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर सकते और कम नहीं कर सकते, और ये मूव किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम फोर्स से कुछ लें। अब कश्मीर का में जो POK है वो भी अस्कई चीन और इन दोनों को लाइटली चाइना इसलिए नहीं लेगा क्योंकि POK अब सिर्फ पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, वहाँ पे चाइना का सॉरी इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो इस चीज़ को दोनों कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, और उसके बाद इश्यूज हमारे स्टार्ट हो गए। आज की डेट में जम्मू कश्मीर के टाइज़ नेपाल के साथ अच्छे होने चाहिए, जो अभी है नहीं, बहुत बुरी हालत है। इसके बाद और कोई मूव अच्छा है नहीं, हमें डील करना है चाइना के साथ। अब उसे डील हम कैसे करते हैं ये देखना है। अब वो अपने पाम एंड फिंगर थ्योरी के प्ले में भाई हिमालयन रीजन को कैप्चर करना चाहती हैं, बेटर सिचुएशन में भी हैं। नेपाल उनके साथ आ ही चुका है, भूटान को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो कैप्चर कर सकती हैं। इसका ही चीन के पीछे वो पहले से पड़े। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे फिंगर्स वाला जो इशू है, जो पेंगोंग लेक है वहाँ पर क्या है बेटा, वहाँ पर 8 फिंगर्स हैं, ठीक है, 8 फिंगर्स की बात चलती है। तो वहाँ पर जो 8 फिंगर्स हैं उसमें से 1 से 4 फिंगर्स तक हम पेट्रोलिंग करते हैं, और इसको हम अपनी बाउंड्री मानते हैं। अब चाइना कह रहा है कि ये भी आपका नहीं है, पूरी लेक हमारी है और हमें आप दे दीजिए। इंडिया ऑलरेडी 8 फिंगर्स तक अपनी टेरिटरी मानता था, पर 4 फिंगर तक काम करता था, उसके बाद भी इनको प्रॉब्लम होने लगी है। तो यहाँ पर भी इशू चल रहा है। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और आपका अस्कई चीन हो गया, वहाँ पर हर जगह ये इशू क्रिएट करते ही जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा। तो इसके बारे में हमें आने वाले टाइम पे सोचना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला एडिटोरियल है बेटा, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर, ये कोविड-19 से रिलेटेड बहुत अच्छा एडिटोरियल है। इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तमिलनाडु ने जो डिसीजंस लिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोड़ा है और बेटर केयर दे रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ में सबसे अच्छा स्टेट TN ही है। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है जो कोविड-19 का टाइम है, इस टाइम पे हमें इसे अगर इंडिया पे अप्लाई कर दें तो अब देखिए भाई प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मिलके काम करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, जिसकी हमारे यहाँ लैकिंग है। तीसरा, आपको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। चौथा, आपको मेडिकल स्टाफ को सपोर्ट करना पड़ेगा। पांचवा, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर किसी का ट्रीटमेंट डिनाई ना हो, उनका ट्रीटमेंट हो और अफोर्डेबल प्राइस पे हो। तो एक प्राइस रेट भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। अब प्रॉब्लम है कि आपने प्राइस रेट तो फिक्स कर दिया, पर इसके बाद क्या कोई कंट्री इस चीज़ को संभाल पाएगी? क्या हॉस्पिटल इस चीज़ को संभाल पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने को ये कहा है कि आप बस ट्रीटमेंट करिए, आपके पास ICU वार्ड है, आपके पास नॉर्मल वार्ड्स हैं, वो सब आप रखिए। तीसरी चीज़ इन्होंने कही कि जो हेल्थ केयर है उसमें आपको देखना है जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं उनको आप घर पे भी सही कर सकते हैं, बेहतर केयर दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनकी डेथ नहीं होगी। जो आपके प्रीवियस केस हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेके बैठे हैं, उनको हम रिस्क में नहीं डाल सकते। तो उनके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनको क्योर करें और उनके कामों को करें। तो हमें ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे और उन्हीं के बारे में वो काम करेंगे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वही करें। तो इन्होंने कहा कि भैया जो सीवियर केसेस आते हैं उनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है और लोगों को समझाना ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने कहा मेडिकल स्टाफ भी कोविड-19 से ग्रसित होता है, जाहिर सी बात है, मेडिकल स्टाफ भी लगातार काम कर रहा है, तो इनको PPE देना बहुत ज़रूरी है, इनको प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें इसमें बोली हैं। और देखिए सबको करना पड़ेगा, ये इंडियन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए कि हम हॉस्पिटल्स को प्राइवेट और इनको एक साथ जोड़ दें, तभी हमारे साथ फ़ायदा होगा। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट ऑफ दिल्ली की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कल की डेट में 13,000 से ऊपर केसेस इंडिया में हैं और दिल्ली में बहुत सारे केसेस हैं, डेथ्स रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारी नेशनल कैपिटल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो हमें एक पॉजिटिव साइन लेके देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमें इस पर काम करना है, इसको समझना है। यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में बैठ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम देखते हैं इंडिया की कैपिटल में इतने सारे केसेस हैं तो बाकी जगह तो अंडर कैलकुलेशन हो रहा होगा। तो हमें पहले तो अपने स्टेट कैपिटल को, अपनी कंट्री के कैपिटल को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि यहाँ पर केसेस कम हो। जैसे अब यूपी की बात करें, लखनऊ में भी केसेस बहुत आ रहे हैं, चेन्नई में भी केसेस बहुत आ रहे हैं, मुंबई में भी केसेस बहुत आ रहे हैं। तो अगर कैपिटल ही सफ़र करेगा तो बाकी जगह का क्या होगा? तो इसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। इसके बाद बेटा अगला जो है ये वुमेन प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैटरनल हेल्थ है उसकी बात की जा रही है। देखिए जब से कोविड-19 आया है
तब से कई सारे इश्यूज आए। जैसे कल आया कि दिल्ली में एक नोएडा में प्रेग्नेंट वुमेन थी, कई प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी उसे किसी ने नहीं लिया। तो ऐसी चीज़ें जब दिल्ली में हो रही हैं तो हर जगह हो रही होंगी। अब इसकी कंडीशन को कैसे देखेंगे? 15 साल से हमने मैटरनल वेलबींग के लिए बहुत सारे काम किए हैं, कई सारे फंड्स हम प्रोवाइड कराते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। तो आज की डेट में हर बंदा जो है, हर फीमेल जो प्रेग्नेंट है, वो इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड बर्थ की कोशिश करती है, मतलब हॉस्पिटल जाना चाहती है। आजकल वो दाई अम्मा वाला काम ख़त्म हो गया। आज हर बंदा हॉस्पिटल जाके ही अपने यहाँ करता है और बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लेने की कोशिश करता है। इसी से रिलेटेड एडिटोरियल ये थी कि यहाँ पर कई बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ग्राउंड पे हमने जब से कोविड-19 हो गया, हम ये भूल गए कि हमारी कंट्री में तकरीबन 9 लाख से ऊपर फीमेल्स हैं जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, और उनका क्या होगा? इनके लिए हॉस्पिटल कहाँ है? ऑलरेडी कोविड-19 के चक्कर में कई प्राइवेट हॉस्पिटल पार्शली या कम्प्लीटली शट हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब जब ये प्रेग्नेंट वुमेन्स इधर उधर जाती है तो उनके साथ क्या होगा? जैसे देखिए 20 साल की एक तेलंगाना वुमेन थी जो गई कई हॉस्पिटल, 6 हॉस्पिटलों से टर्न किया, एनीमिया था और हाई ब्लड प्रेशर था, शी डाइड। इसके बाद 25 साल की फीमेल थी दिल्ली में, ये हर जगह गई, किसी ने नहीं सुना। फाइनली इसने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। अब ऐसे इश्यूज़ होते हैं तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगी ही होगी। और आज की डेट में कई 45,000 वुमेन ऐसी हैं जो एबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, सिर्फ इसी कारण क्योंकि कोई मेडिकल अटेंशन उनको नहीं मिल रही। तो ये सारी एक बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, इनका कंसर्न हमें देखना पड़ेगा। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस चीज़ को कैसे नहीं देख रहे। इनके बारे में थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ हेल्थ केयर में सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट को नहीं देखना, उनको भी देखना है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है। इन्वेस्टमेंट सही होना चाहिए भाई। जाहिर सी बात है, बर्थ रेट हमने बहुत अच्छा कर दिया था, मैटरनिटी डेथ रेशियो, मोर्टेलिटी रेशियो जिसे बोलते हैं, कम हो गया था। 2017 में सोचिए 1 लाख में 1,122 लोग मरते थे। तो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके थे, पैंडेमिक से पहले हमें ये देखना था। आज की डेट में जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर प्रोटेक्शन में इंडिविजुअल सिटीज़न की भी ध्यान देनी है, वुमेंस की भी देनी है। अब हमें देखना है कि अगर कोई फीमेल है तो उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और है कि वुमेन प्रेग्नेंट जो है, इनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आना चाहिए तभी। अब आप बताइए, अगर कोई चाइल्ड लेबर में अभी लेबर आ गया, लेबर पेन हो गया और वो आ गया, तो आप क्या 24 घंटे से 48 घंटे उसकी डिलीवरी नहीं करोगे? आप उसे वेट कराओगे कि नहीं पहले कोविड-19 का रिपोर्ट आ जाए? अभी 6 घंटे में तो रिपोर्ट आती नहीं, टाइम लेता है। तो कई सारी लॉन्ग रन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हमें बनानी पड़ेगी अपनी कंट्री के लिए, ताकि हम इन चीज़ों को सुधार पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ। देखिए, फीमेल्स बहुत ज़रूरी हैं, और अगर मैटरनल के केसेस हैं तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वैसे भी 5 साल तक से बच्चों की केयर हम बच्चों की माँ को करनी होती है। तो अगर आप इनकी केयर नहीं करते, कोविड-19 में बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को आप डिनाई करते हैं, हॉस्पिटल बंद रहते हैं, तो कई सारे इश्यूज़ आएंगे। तो कोशिश करनी है कि हम इसको भी एक्यूरेट करें। केसेस कंट्रोल करने के लिए अदर मेजर्स भी हैं, उसे आप करें, बट अदर इमरजेंसी केसेस को आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद ये जो एडिटोरियल है बेटा, ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनकी कंडीशन पर है, क्या होगा मल्टीलैटरिज्म के बारे में बात है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं एक बार। रीड सम है, कई सारे फैक्ट्स हैं, बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज से मैं आपको एक MCQ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कल दूंगा, और एक मेंस क्वेश्चन दूंगा। तो MCQ क्वेश्चन आज की डेट में जो है वो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए। पहला, it is a 2-week window in which RBI will lead money to the banks at the repo rate for 90 days. दूसरा स्टेटमेंट है, the fund that banks borrow under this window can be used only for the meeting the liquidity needs of mutual fund. तीसरा, loans by banks to mutual fund under this facility would not be considered as a part of their capital market exposure and adjustment non-bank food credit. इनमें से कौन से स्टेटमेंट बेटा गलत हैं या सही हैं उसके बारे में बात होगी। तो एक ओनली, दूसरा 1 एंड सेकंड, तीसरा 2nd एंड 3rd, और चौथा तीनों। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, इनके बारे में आपको बताना है। तो एक बार आप इसको सॉर्ट आउट करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। मैंने आपसे कहा था जैसे इंडो चाइना रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो है कि इंडो चाइना के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों को द्विपक्षीय समझौते से देखना चाहिए, क्योंकि पूरी इंडिया वर्ल्ड जो होती है ग्लोबल स्टैटिक सिग्निफिकेंस है इस चीज़ का। इसको डिस्कस करें। देखिए, आज की डेट में अगर आप बात करें, जो अभी झड़प हुई उसके बारे में, US भी इंटरफेयर करना चाहता है, अदर कंट्रीज़ भी इंटरफेरेंस के लिए तैयार हैं। इवन चाइना इंडिया हमेशा कोशिश करते हैं बायलैटरली इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और आज तक करते आए। इतनी टेंस सिचुएशन के बाद भी हम बैटल से बचने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं इसे विन विन सिचुएशन में रखें और एक दूसरे से बात करके इसको सॉर्ट आउट कर दें। तो आपको लिखना है कि भाई इंडिया चाइना रिलेशन किस कंडीशन में बायलैटरली से कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देखिए, जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगा बेटा,
तो लोग मजे लेंगे, कोई सीरियसली उसे लेता नहीं है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का मतलब है अपना बेनिफिट देखना और दोनों को फंसा देना। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इससे बचना भी जरूरी है। इससे रिलेटेड एडिटोरियल होगा, आप इसको एडिटोरियल से जोड़ें और दोनों एडिटोरियल पढ़ के इसका आंसर लिखें। 250 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है, आंसर लिख के मुझे भेजें, मैं इसे चेक करूँगा। मेल आईडी आपके पास है ही ऑलरेडी, जो आपको दी गई हैं आपके एडवर्टीजमेंट वाले बैनर पे, उस पर दे सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कहीं पे भी दे दें, मैं चेक कर दूंगा। आज के एडिटोरियल में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया लाइक करें, नहीं समझ में आया डिसलाइक करें। जब डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, मैं 100% उससे इंप्रूव करूँगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।